नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल हमारा जो संस्मरण था उसमें हमने बात की उस एक दिन की दहशत। दिल्ली से वीणा शर्मा जी का ये संस्मरण था जिसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनका परिवार पाकिस्तान के बलौकी कस्बे से भारत पहुंचा और उस दौरान जिन परिस्थितियों से उन्हें रूबरू होना पड़ा वह हृदय विदारक थी और दिल को झकझोर देने वाली थी। अगर बात करूं मैं तो आप ये देखिए कि जब वो पाकिस्तान से चली तो गांव में जब उनका निकलना हुआ तो नौजवानों से उनका सामना, दंगाइयों से सामना, और उसके बाद जैसे जैसे वह आगे बढ़ी तो पीने को पानी ना मिलना, और जिस नहर का पानी उन्हें पीना पड़ा तो उस नहर में शव तैर रहे थे। उसके बाद जब उनकी गाड़ी बंद हो जाती है तो गाड़ी को चालू करने के लिए, किसी की मदद के लिए जब वीणा शर्मा के पिताजी एक पास खड़े ट्रक के पास जाते हैं तो वो देख करके हैरान हो जाते हैं कि ट्रक में लाशों के अलावा और कुछ नहीं था। फिर भी जैसे तैसे करते कराते वीणा का परिवार भारत पहुंचता है। तो ये तो बात थी उस एक दिन की दहशत की। अब आज का हमारा संस्मरण है दास्ताने बूटा सिंह। वह एक आम आदमी था, 12 एकड़ उबड़ खाबड़ जमीन का मालिक, और यह एकमात्र ऐसी दास्तान थी जिसका नायक 56 वर्षीय बूढ़ा सिख था। मगर उसे पाकिस्तान में बेपनाह हमदर्दी, मोहब्बत और इज्जत मिली थी। 22 फरवरी 1957 को बूटा सिंह के जनाजे में लाहौर से हजारों पाकिस्तानी लोगों ने शिरकत की थी। बूटा सिंह पर दोनों देशों में फिल्में भी बनी, पुस्तकें भी छपी। बूटा सिंह पूर्व फौजी था। वह बर्मा में माउंटबेटन की सेना में रहा था। अब लौटकर उसने खेतीबाड़ी शुरू कर दी थी। वह रोज मारकाट के किस्से सुनता और वाहेगुरु से मेहर की अरदास सुबह शाम करता। उस दिन खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक डरी हुई औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक नौजवान हाथ में हथियार लिए उस औरत का पीछा कर रहा था। लड़की मुसलमान थी, उसे शायद किसी काफिले से उड़ाया गया था। बूटा सिंह सब समझ गया। उसने पीछा करने वाले नौजवान से पूछा, कीमत बता। नौजवान ने 1500 रुपए मांगे। बूटा सिंह पास ही अपनी कच्ची कोठरी में गया और वहां से टुड़े मुड़े नोट ला करके उसे दे दिए। उसके बाद वह सहमी हुई लड़की को घर ले गया। उसे पूरा पूरा ढांढस बंधाया, हौसला बंधाया और यकीन दिलाया कि वह कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। लड़की ने बाद में बताया कि उसकी उम्र 17 बरस थी और नाम था जैनब। बंटवारे से पहले उसका पूरा परिवार राजस्थान की नई सीमा पर स्थित एक गांव में खेती करता था। मगर जब दंगे शुरू हुए तो काफिले में से एक जवान ने उसे उठा लिया और उसके साथ मारपीट भी हुई और बलात्कार भी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि बूटा सिंह इस मुसीबत में उसका एकमात्र सहारा था। हालांकि उम्र में 37 वर्ष का फर्क था। बूटा सिंह अब तक अविवाहित था। वैसे भी उसकी जिंदगी में अब तक कोई औरत आई नहीं थी। बेहद शर्मीला शख्स था। यूं भी घर वालों की हालत ज्यादा ठीक ठाक नहीं थी। पिछली फसल के थोड़े पैसे बचे थे जो उसने अब तक बचा करके रखे थे। उसी बचत में से आज 1500 रुपए उस युवक को देने पड़े। उसे लगा था कि जैनब के आने से उसकी जिंदगी में कुछ कुछ बदलाव सा आने लगा है। उन्हीं सर्दियों में जैनब की रजामंदी के बाद बूटा सिंह ने गाजे बाजे के साथ उसे अपनी दुल्हन बना लिया। कुछ महीनों के बाद जैनब ने बताया कि वह मां बनने वाली है। शादी के ठीक 11 माह बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम बूटा सिंह ने तनवीर रखा। बूटा सिंह के भतीजे इस सारे घटनाक्रम से परेशान थे। उन्हें लगा था चचा की जिस जायदाद के वे स्वाभाविक वारिस थे अब जैनब और उसकी बेटी को मिल जाएंगी। उन दिनों दंगों के दौरान लापता औरतों की खोज के लिए एक विशेष बल का गठन हुआ था। भतीजों ने उस बल के एक अफसर को जैनब के बारे में सारी जानकारी दे दी। एक दिन उस बल के जवान आए और जैनब को उससे छीनकर ले गए। उसे एक शरणार्थी शिविर में रखा गया और उसके रिश्तेदारों की तलाश शुरू हो गई। बूटा सिंह दीवानों की तरह इधर उधर भटकता रहा। आखिर एक दिन वह दिल्ली चला गया। उसने केस कटवा दिए और अपना नाम बदल करके जमील अहमद रख लिया। नए नाम के साथ वह पाकिस्तान हाई कमीशन भी गया मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई। लगभग 6 महीने तक वह रोज उस कैंप में जाता जहां जैनब को रखा गया था। वहां दोनों घंटों बैठे रोते रहते। फिर एक दिन जैनब के परिवार वाले आए और उसे अपने साथ ले गए। जैनब ने रो रो कर वादा किया था कि वह अपने घर वालों को मनाकर जल्दी ही लौट आएगी। बूटा सिंह ने मुसलमान होने के आधार पर पाकिस्तान जाने का आवेदन भी किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर एक रात चोरी छिपे वह बेटी के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो गया। बेटी को उसने लाहौर में पुराने दिनों के एक दोस्त के यहाँ छोड़ा और खुद जैनब के गांव जा पहुंचा। उसने वहां बहुत मिन्नत की, रोया पीटा मगर किसी ने एक न सुनी।
उसे चोरी से सीमा पार करने के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया गया। बूटा सिंह पर लंबा मुकदमा चला। उसकी मांग थी कि एक बार जैनब को अदालत में बुलाकर उसकी रजा पूछी जाए। आखिर जैनब को अदालत में बुलाया गया। उसके सारे सगे संबंधी साथ थे। वे दबाव बनाए हुए थे कि जैनब किसी भी सूरत में बूटा सिंह के साथ जाने की हामी न भरे। वे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने हामी भरी तो वे बूटा सिंह को रिहा होते ही कत्ल कर देंगे। सुनवाई के दौरान जैनब ने बूटा सिंह की पूरी पहचान की, मगर जब उससे यह पूछा गया कि क्या वह बूटा सिंह के साथ जाना चाहेंगी, तो उसने धीमी सी सहमी आवाज में नहीं बोल दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके एक हामी बूटा सिंह की जान के लिए खतरा बन जाए। बूटा सिंह टूट चुका था। अदालत ने सारे जज्बाती हालात के मद्देनजर उसे अपनी बेटी के साथ वापस लौटने की इजाजत दे दी थी। लाहौर में उस रात हजरत पीर दाता गंज बख्श की मजार पर रोता रहा। बेटी उसकी गोद में ही सो गई। सुबह उसने मुंह हाथ धोया, बेटी को भी मुंह धुलाया। थोड़ा नाश्ता करने के बाद उसने बाजार से बेटी के लिए नए कपड़े खरीदे, चप्पलें ली और उसे प्यार से बहलाता हुआ लाहौर के शाहदरा स्टेशन पर ले आया। वहां एकाएक बच्ची को बाहों में भींचकर प्यार किया और बेटी को परे धकेलते हुए रेल के इंजन के सामने छलांग लगा दी। उसकी जेब से एक खत मिला जिसमें लिखा था, प्यारी जैनब, तुमने उस दिन अदालत में भीड़ की आवाज सुनी, दिल की नहीं। मगर भीड़ की आवाज कभी सच्ची नहीं होती। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरी लाश को तुम्हारे गांव में ही दफन किया जाए, ताकि कभी कभी तुम भी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा सको। बूटा सिंह की दास्तान उन दिनों पाकिस्तान मीडिया में सुर्खियों में छपी, मगर बूटा सिंह के जनाजे को जैनब के रिश्तेदारों ने गांव में घुसने नहीं दिया। आखिर जनाजे को लाहौर में लाया गया और जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में 23 फरवरी 1957 को दफन कर दिया गया। बूटा सिंह के नाम को इस तरह से मान सम्मान मिलते देख जैनब के रिश्तेदारों ने लाहौर में उसकी कब्र को तहस नहस कर डाला। इस पर पूरे शहर में गुस्से की एक लहर सी दौड़ने लगी। लोगों ने पूरे सम्मान के लिए कब्र को फिर से ठीक किया और फूलों की चादरों से उस कब्र पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। दरअसल यह पूरी दास्तान और इस पूरी दास्तान के दौरान होने वाली सारी कवायद दोनों देशों के बीच में आम लोगों के बीच नफरत मिटाने की प्रतीक बन गई थी। कल आपसे फिर एक नए संस्मरण के साथ मुलाकात होगी और कल का हमारा संस्मरण रहेगा चक कल्चर साइंदा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।